it is video number 7 of chapter Force and Laws of Motion, and today we discuss law of conservation of momentum and one example, that is recoil of gun. So let's start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड इट्स एग्जांपल रिकॉइल ऑफ गन। यही टॉपिक हमने वीडियो नंबर 6 में भी डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और वहां पर हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कोलिजन ऑफ टू बॉल्स, और वहां हमने प्रूव किया था कि एक सिस्टम का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूं कि एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होता है, एक बॉडी का मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, बॉडी और सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? जब सिंगल बॉडी की बात होती है तो वो सिर्फ एक बॉडी कंसिडर की जाती है, लेकिन जब 2 या 3 या 4 यानी कि एक से ज्यादा बॉडी कंबाइन हो जाती है तो उनको कंबाइनली हम एक सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ये एक सिंगल मार्कर है तो ये एक सिंगल बॉडी है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ऐसे ऐसे बहुत सारे मार्कर 2 या 3 या 5 मार्कर कंबाइन हो जाएं तो हम इसको क्या कहेंगे? ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में 2 मार्कर है। सिमिलरली ये एक सिस्टम है, इसमें 4 मार्कर है। समझ में आ रही है बात आपको? तो कोलिजन ऑफ टू बॉल्स में भी हमने एक बॉल नहीं ली थी, सिंगल बॉल नहीं ली थी। अगर सिंगल बॉल लेते तो वो एक बॉडी हो जाती, हमने वहां पे 2 बॉल कंसीडर की थी, वो एक सिस्टम बन गया था। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एक सिस्टम कंसीडर करेंगे और उस सिस्टम में 2 ऑब्जेक्ट होंगे, 2 बॉडी होंगी, और वो होगी गन और बुलेट। क्या होगी? गन एंड बुलेट। आपने देखी होगी सबने गन तो। ठीक है, गन जो साइज में बड़ी होती है एज कंपेयर टू बुलेट, मास ज्यादा होता है गन का, बुलेट तो काफी छोटी होती है ना। ठीक है, आप देखो ये एक ऐसी होती है ना गन, यहां से फिर एक बुलेट निकलती है इसमें से, तो बुलेट का मास कम होता है, गन का मास ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया जिसके अंदर एक गन है और एक बुलेट है। अब ये प्रूव करने के लिए हमें इन चीज की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है, और न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, FAB इक्वल टू माइनस ऑफ FBA। ये नेगेटिव साइन शो करता है
ये इक्वल साइन क्या शो करता है, ये इक्वल शो करता है कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट ये नेगेटिव शो करता है कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब अगर एफ ए बी इस तरफ है तो एफ बी ए इस तरफ होगा, रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हम बुलेट और गन का सिस्टम कंसिडर करते हैं। तो कैपिटल एम हमने मास मान लिया गन का, क्योंकि गन साइज में बड़ी है तो उसका मास भी ज्यादा होगा, और स्मॉल एम हमने मास मान लिया बुलेट का। अब वेलोसिटी भी माननी है, देखो गन भी चलेगी, फायर होने के बाद गन पीछे आती है ना, गन को अगर आपने फिल्मों वगैरह में फायर होते हुए देखा हो या आपने, ठीक है, तो जब हम गन को फायर करते हैं तो गन पीछे बैक आती है। जो ओलंपिक्स के गेम होते हैं, जो शूटर होते हैं, उसमें वो जो गन होती है उसको यहाँ अपने शोल्डर के साथ संभाल कर अटैच करके फिर फायर करते हैं, है ना। वो शोल्डर क्यों लगाते हैं वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो के एंड में, कि शोल्डर के साथ यहाँ पर लगाकर क्यों फायर करती हैं वो, ठीक है। तो गन पीछे की तरफ चलती है और बुलेट आगे की तरफ चलती है, तो दोनों की वेलोसिटी माननी पड़ेगी। तो क्योंकि गन का साइज बड़ा है तो इसलिए हमने कैपिटल V सिंबल बना दिया वेलोसिटी ऑफ गन, और स्मॉल v सिंबल बना दिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ध्यान से याद रखना, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, कैपिटल V क्या है, वेलोसिटी ऑफ गन, और स्मॉल v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये जो कैपिटल V है, ये जो कैपिटल V है, इसी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी, कि किस वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ आएगी, फायर करने के बाद गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, हमें उसका फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। क्या हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किस स्पीड से गन पीछे आएगी, यही हमें इस टॉपिक में देखना है। तो अब सिचुएशन कंसिडर करते हैं बिफोर फायरिंग, फायरिंग करने से पहले। जब हमने फायरिंग नहीं की थी, जब हमने फायर नहीं किया, तो बुलेट भी रुकी हुई है और गन भी रुकी हुई है। गन भी रेस्ट पर है, बुलेट भी रेस्ट पर है, बोथ बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट। यानी कि जो गन की वेलोसिटी है वो भी जीरो है और जो बुलेट की वेलोसिटी है वो भी जीरो है। और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर जीरो रखूंगा तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो मोमेंटम हो गया जीरो। तो बुलेट का मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो, गन का मोमेंटम भी कितना हो गया, जीरो, और टोटल मोमेंटम हो गया जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। यानी कि फायर करने से पहले बुलेट और गन का जो सिस्टम है उसका टोटल मोमेंटम कितना है, जीरो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब गन को फायर कर दिया हमने, फायर हो गया। फायर होने से क्या होगा, फायर होने से ये होगा कि वो बुलेट तो जाएगी आगे कुछ वेलोसिटी से, उस वेलोसिटी का हमने नाम रखा है स्मॉल v, और गन पीछे की तरफ आएगी जिसको बोलते हैं हम रिकॉइल वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ गन, जिसको लिखा हमने कैपिटल V। तो अब मोमेंटम क्या हो जाएगा बुलेट का, बुलेट का मोमेंटम होगा बुलेट का मास मल्टीप्लाई बुलेट की वेलोसिटी। मोमेंटम ऑफ गन, गन का मोमेंटम क्या होगा, गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी। टोटल मोमेंटम कैसे निकलेगा, मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ गन। सो स्मॉल m इंटू स्मॉल v प्लस कैपिटल M इंटू कैपिटल V। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो यानी कि ये जो मोमेंटम है ये फायर करने से पहले है, और ये जो मोमेंटम आया, ये जो मोमेंटम आया ये है मोमेंटम फायर करने के बाद। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग किसी काम के एक्शन के हो जाने से पहले और हो जाने के बाद का मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, सेम। यही हमने प्रूव किया था ना पिछली वीडियो में कोलिजन ऑफ टू बॉल्स था, तो हमने प्रूव किया था मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि कोलिजन होने से पहले का मोमेंटम और कोलिजन होने के बाद का मोमेंटम सेम रहता है। तो यहाँ पर फायर करने से पहले मोमेंटम और फायर करने के बाद का मोमेंटम इक्वल होगा। सो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग। फायरिंग करने के बाद का मोमेंटम क्या था, ये रहा, ठीक है, और फायरिंग करने से पहले मोमेंटम क्या था, जीरो। अब हम इस टर्म को यही रखते हैं, इसको उस साइड लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये m भी यहां से उठा के लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ m देखो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके कहां चला गया, डिवाइड में। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, ध्यान से देखो, ये कैपिटल V क्या था, रिकॉइल वेलोसिटी, स्मॉल m क्या था, मास ऑफ बुलेट, स्मॉल v क्या था, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर आपको गन का मास पता हो, बुलेट का मास पता हो, बुलेट की वेलोसिटी पता हो,
तो आप ये बता सकते हो कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि गन किस वेलोसिटी से पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। समझ में आई बात आपको? तो ये किसका फार्मूला बन गया? रिकॉइल वेलोसिटी का। किसका फार्मूला बन गया? ये रिकॉइल वेलोसिटी का। अब एक बात आप यहां ध्यान से नोट करो, देखो बुलेट का मोमेंटम पहले क्या था? फायर करने से पहले 0, बाद में बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया? mv, चेंज हुआ ना। गन का मोमेंटम पहले क्या था? 0, और गन का बाद में मोमेंटम क्या हो गया? कैपिटल M इंटू कैपिटल V, यानी चेंज हुआ। तो बुलेट या गन का मोमेंटम तो चेंज होगा, क्योंकि बुलेट एक अलग बॉडी है, गन एक अलग बॉडी है। लेकिन बुलेट और गन को कंबाइन करके जो एक सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम का मोमेंटम पहले भी 0 था और बाद में भी क्या रहेगा? 0। अब आप कहोगे सर 0 कैसे हुआ? देखो, जितने मोमेंटम के साथ बुलेट आगे जाएगी ना, उतने ही मोमेंटम के साथ गन पीछे आएगी, उसको नेग्लेक्ट करने के लिए। मान लो बुलेट जब आगे गई तो उसने मोमेंटम प्रोवाइड किया 10, तो गन भी पीछे आएगी 10 की स्पीड में, समझ रहे? सॉरी, 10 के मोमेंटम के साथ पीछे आएगी, तो 10 से 10 क्या हो जाएंगे? कैंसिल, क्योंकि मैंने बताया था मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी मींस इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो बुलेट के आगे जाने की वजह से मान लो 10 मोमेंटम हो गया, तो गन पीछे जाके 10 करेगी और प्लस माइनस होके एक दूसरे को कैंसिल करके कितना हो जाएगा? 0। तो फायर करने से पहले जो मोमेंटम था, फायर करने के बाद भी वही मोमेंटम रहेगा। सो इतना आपको क्लियर होगा। याद रखना, एक बॉडी का मोमेंटम कभी भी कंजर्व नहीं होता है। बॉडी का मोमेंटम तो हमेशा चेंज होता है, बट सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। एक्शन होने से पहले जो मोमेंटम था सिस्टम का, एक्शन होने के बाद भी वही मोमेंटम रहता है। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। फिर नेक्स्ट हम इसके 2 स्पेशल पॉइंट्स और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आया? v इज इक्वल टू माइनस का स्मॉल m मल्टीप्लाई स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। यहां सब आप चीजें पता होंगी, ठीक है? मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूं। ये जो m है, ये जो स्मॉल कैपिटल M है, ये है मास ऑफ गन। ये क्या है? मास ऑफ गन। और ये जो है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और ये जो स्मॉल m यहां पर लिखा हुआ है, ये जो स्मॉल m है, ये है मास ऑफ बुलेट। मास ऑफ बुलेट। और ये आपको पता ही होगा, ये क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी। रिकॉइल वेलोसिटी किसकी? गन की, क्योंकि गन ही तो पीछे आएगी। समझना नहीं बात? तो यहाँ पे कैपिटल M क्या है? मास ऑफ गन। स्मॉल m क्या है? मास ऑफ बुलेट। स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और v क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो गन पीछे आएगी, उसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो अब आप एक बात देखिए यहां पर ध्यान से,
इक्वल से इस साइड ये जो v है ये किस में है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में। और ये जो कैपिटल M है जो मास ऑफ गन है वो किस में, डिनोमिनेटर में। अब इक्वल से एक साइड, एक है न्यूमरेटर में क्वांटिटी और एक है डिनोमिनेटर में क्वांटिटी, तो इन दोनों में इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, रिवर्स रिलेशन होगा, उल्टा रिलेशन होगा। उल्टा रिलेशन का मतलब कि अगर ये मास ज्यादा हुआ तो ये वेलोसिटी कम होगी, या ये मास कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। अब क्या चाहते हो आप कि जो रिकॉइल वेलोसिटी है, गन जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आती है वो ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा हुई तो गन बहुत ज्यादा स्पीड में पीछे आएगी। गन इतनी ज्यादा स्पीड में पीछे आएगी कि क्या होगा कि वो जो वो पर्सन है जो फायर कर रहा है, ठीक है, जो वो प्लेयर है ओलंपिक में या कहीं भी, तो वो उसके शोल्डर को डैमेज हो सकता है, शोल्डर हर्ट हो सकता है, शोल्डर में इंजरी हो सकती है, ठीक है, शोल्डर खिसक सकता है वहां से, समझ में आ रही बात, क्योंकि अगर स्पीड ज्यादा हुई। तो हम चाहते हैं कि जब गन जिस स्पीड से जिस वेलोसिटी से पीछे आए वो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, रिकॉइल वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो रिकॉइल वेलोसिटी कब कम होगी, जब एक गन का मास ज्यादा होगा। तो इसलिए जो एक्चुअली में गन होती है, जो असली गन होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है, ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों हैवी होती है। देखो टॉयज, एक जो खेलने वाली गन्स भी आती हैं, ठीक है, वो गन बहुत हल्की होती है, आपने देखी भी होंगी, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में जो गन होती है वो बहुत ज्यादा हैवी होती है। उसका मास ज्यादा बनाने का रीजन क्या है, उसका मास ज्यादा बनाने का रीजन ये होता है ताकि गन का मास ज्यादा हो तो रिकॉइल वेलोसिटी कम हो, तो गन पीछे की तरफ कम आएगी। गन जितनी हल्की होगी उतनी ज्यादा स्पीड में पीछे आएगी, और गन जितनी हैवी होगी, भारी होगी, गन उतनी ही कम स्पीड में पीछे आएगी, और उसके शोल्डर को जो फायर कर रहा है कम प्रॉब्लम होगी। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, द मास ऑफ द गन, जो कि कैपिटल एम है, शुड बी मोर या एज लार्ज एज पॉसिबल सो दैट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज लेस एंड नो जर्क और हर्ट टू शोल्डर ऑफ पर्सन हु फायर्ड, ताकि वो जो फायर कर रहा है उसके शोल्डर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गन का मास हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव साइन ये क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि बुलेट अगर आगे जाएगी तो गन उससे अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी। हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट गन इज रिकॉइल्ड, ये रिकॉइल्ड का मतलब मूव्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, ठीक है। मान लो आपने बुलेट को उस डायरेक्शन में फायर किया तो गन ऐसी आएगी, अगर आपने बुलेट को इस साइड फायर किया तो गन ऐसी आएगी, समझ में, रिवर्स डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उससे रिवर्स डायरेक्शन में गन रिकॉइल करेगी। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। इसने जानबूझकर इस क्वेश्चन में गन को रिफिल बोला है, बोल सकते हैं फ्रॉम ए रिफिल ऑफ मास 4 kg। तो ये किसका मास हुआ, ये रिफिल का मास हुआ। तो यहां पर हम लिख लेते हैं हर एक स्टेप को, मास ऑफ रिफिल। मास ऑफ रिफिल को हम किससे डिनोट करते थे, कैपिटल एन से, वो कितना है 4 kg। नेक्स्ट लिखा है ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट का मास गिवन है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट को हम किससे डिनोट करते थे, स्मॉल एम से, जो कितना है 50 ग्राम। इज फायर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है किसकी, बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको दी है जिसको हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं, वो है 150 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस इनिशियल वर्ड से प्रॉब्लम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली वैसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। हमें सिंपली रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, तो ये हमें निकालनी है। तो जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमें क्वांटिटी गिवन है क्या उनकी यूनिट एसआई सिस्टम में है। तो चेक करते हैं, मास हमेशा किलोग्राम में होना चाहिए, अगर आपको वो ग्राम, मिलीग्राम या किसी और यूनिट में दिया है तो आप उसको चेंज कीजिए। तो मास रिफिल का किलोग्राम में ही है वो तो ठीक है, लेकिन ये जो बुलेट का मास है ये ग्राम में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 50 ग्राम से अगर मुझे किलोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। 1000 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 10 से 10 कैंसिल होगी, 5 से ये कैंसिल करके 1/20 आ जाएगा, तो ये 1/20 किलोग्राम है। समझ में बात, 50 ग्राम ही लेना है, क्या लेना, 1/20 ग्राम किलोग्राम। एक बात और, बच्चे इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और पॉइंट में ले लेते हैं। आप पॉइंट में मत लो, अभी आपको कैलकुलेशन करनी है ना, तो अभी आप इसको फ्रैक्शन की टर्म में ही रख लो, 1/20 की टर्म में ही रखो। हालांकि आप डिवाइड कर सकते हो, पॉइंट में आंसर ले आओ, 0.05 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम।
लेकिन आपके लिए ही कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी जब आपको पता हो कि अभी न्यूमेरिकल में स्टेप पेंडिंग है और ऑलरेडी आपने जो कैलकुलेशन किया था उसको फ्रैक्शन में ही रखो, कभी भी पूरा डिवाइड मत करो। नेक्स्ट आते हैं वेलोसिटी दी, और वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, जो ठीक है। तो बाकी सब ठीक था, एक में प्रॉब्लम थी, वो हमने सही कर ली। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था माइनस का m इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M। तो माइनस स्मॉल m कितना है, ये रहा 1/20 मल्टीप्लाई वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 150 एंड डिवाइडेड बाय कितना 4। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 150 अपॉन 20 इंटू 4। 0 से 0 कैंसिल, यह माइनस का 15/8 और पीछे क्या लिखोगे मीटर पर सेकंड। अगर आप ये इतना भी आंसर लिख के आते तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। अगर आप इसको आप सोच रहे हो ना कि पॉइंट में आंसर निकालना है, नो, अगर आप यहां तक सही लिख के आते तो यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होगा, ठीक है। वैसे इसको अगर हम पॉइंट में सोल्व करें तो ये आएगा 1.875 नेगेटिव 1.875 मीटर पर सेकंड। तो आप यहां तक करो नो प्रॉब्लम, यहां तक सोल्व करो नो प्रॉब्लम, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यूनिट जरूर लिखना है। तो किस वेलोसिटी के साथ गन पीछे आएगी, गन पीछे वो रिफिल पीछे 1.875 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे आएगी, या -15/8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पीछे आएगी। तो ऐसे आपके पास 2 या 4 न्यूमेरिकल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। एक बात और, आप ये मत सोचना कि हमेशा आपसे रिकॉइल वेलोसिटी ही पूछी जाएगी। वो आपसे रिकॉइल वेलोसिटी देगा, मास दे देगा गन का, और बुलेट की वेलोसिटी देगा तो आपसे वो बुलेट का मास भी पूछ सकता है। मतलब यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, 1 2 3 4। इन 4 क्वांटिटी में से वो अपनी मर्जी से कोई 3 देकर आपसे 4th क्वांटिटी निकलवाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हमेशा रिकॉइल वेलोसिटी आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपसे कुछ भी इन 4 क्वांटिटी में से कोई 3 क्वांटिटी देकर कोई एक क्वांटिटी निकलवा सकता है। तो आई होप इसी के साथ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड रिकॉइल ऑफ गन और उसका न्यूमेरिकल क्लियर होगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।